नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी। आज आप सबके लिए लेकर आए हूँ राजकमल चौधरी की एक कहानी जिसका शीर्षक है एक चंपाकली एक विषधर। दशरथ झा का परिवार बहुत छोटा है पर आंगन बहुत बड़ा। पहले सभी भाई साथ ही रहते थे। अब दशरथ झा इस पुराने बड़े उजड़े भंग धतूरे के जंगल से भरे आंगन में अपनी स्त्री और अपने बच्चों के साथ अकेले रहते हैं। दशरथ की जीविका है भैंस। दोनों सांझ मिलाकर 8-10 किलो दूध का प्रबंध इसी एक भैंस से हो जाता है। भैंस के अतिरिक्त 1.5 बीघा खेत और कुछ भी नहीं। पत्नी रामगंज वाली घर आंगन में व्यस्त रहती है और एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और दूसरा भैंस में अर्थात भैंस चराने में। और 12वें वर्ष के अंतिम चरण में छंदबद्ध मुग्ध सुशील आज्ञाकारिणी प्रसन्नमुखी मात्र एक ही पुत्री का नाम है चंपा। शशि बाबू अपने 62 साल के जीवन में पहली बार अपने निकटस्थ पड़ोसी और दूर दूरस्थ संबंधी दशरथ झा के घर में बीच आंगन में आकर खड़े हुए तो चंपा दीवार पर कंडा सहेज रही थी। रामगंज वाली थी कुआं के पास। शशि बाबू को देखते ही पानी से भरी बाल्टी उठाकर रसोई घर में घुस गई। गांव के रिश्ते से शशि बाबू रामगंज वाली के ससुर लगेंगे। दशरथ झा हंसते हुए खुशामद तरंगित स्वर में बोले, अरे इस तरह शर्माने की क्या जरूरत, शशि बाबू तो अपने ही परिवार के आदमी हैं। हे चंपा, माँ को बोलो 1 लोटा पानी का इंतजाम करे। पानी का मतलब गर्म पानी। गर्म पानी का है बाबूजी? संयत स्वर में चंपा ने पूछा। धीमे स्वर में रसोई घर से चंपा की माँ बोली, अरे गर्म पानी का मतलब चाय। चंपा, तुम दुकान से जाके चाय और चीनी ले आओ, मैं पानी चढ़ा देती हूँ। दुकान जाने से ज्यादा कष्ट चंपा को और किसी काम में नहीं होता है। हर बार बाजार की किसी दुकान से लौटते वक्त चंपा कसम खाती है कि मर जाऊंगी लेकिन अब दुकान कभी नहीं जाऊंगी। कोई भी वस्तु उधार लानी हो, चाहे 1 छटांग सुपारी, चाहे 1 सेर करवा तेल, चंपा ही दुकान भेजी जाएगी। चंपा विरोध करेगी, मैं नहीं जाऊंगी, जुगेसर का 1.25 रुपया बाकी है, वो मुझे उधार नहीं देगा अब। लेकिन माँ कहेगी या दशरथ बोलेंगे, अरे तुम नहीं जाओगी तो दूसरा कौन जाएगा। चंपा जुगेश्वर को बोलना कि उसका रुपया मैं पचा नहीं जाऊंगी, कल ही मेरा आलू उखड़ेगा, हम आलू बेचकर उसको रुपया दे देंगे। चंपा जानती है कि बाबूजी ने 1 कट्ठा भी आलू नहीं रोपा है। चंपा यह जाना हुआ है कि बाबूजी ऐसे ही जब तब छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ। लेकिन दक्षिण बड़िया टोले के सबसे प्रतिष्ठित लोग आंगन में आ गए हैं और वो भी पहली बार आए हैं। बाबूजी को शशि बाबू से निश्चय ही कोई बहुत जरूरी काम है। चंपा इस बात को तो मान रही है। इतनी बात जानने की स्त्री सुलभ क्षमता है उसमें। तो चंपा बिना माँ को कोई उत्तर दिए ही जुगेसर बनिया की दुकान की तरफ चली गई। भगवती की प्रतिमा जैसी सुंदर, अल्पवयस्क की बुद्धिमान और सुशील कन्या चंपा और शशि बाबू के साथ पूरब के कमरे में चले गए थे दशरथ। चंपा की माँ और दशरथ इसी घर में रहते हैं। दीवार पर एक पुराना कैलेंडर टंगा है। कैलेंडर में अंकित चित्र। शशि बाबू मानो दशरथ से कोई महत्वपूर्ण गप सुनने के लिए बैठे थे। बहुत देर तक इस चित्र की तरफ ताकते रह जाते हैं। द्रौपदी विवश है, विवस्त्र है। क्रोध से उन्मत्त दुशासन, गर्व से अंधा सुयोधन, ग्लानि और संताप से सर झुकाए लज्जित 5 पांडव और ऊपर से द्रौपदी की देह पर थान के थान सारी गिराते श्री कृष्ण। राधा रमन भगवान श्री कृष्ण कैलेंडर के चित्र में मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। शशि बाबू भी मन ही मन मुस्कुराए। बोले कुछ नहीं, लेकिन दशरथ को इतना समझने में कोई त्रुटि नहीं हुई कि मेरे आंगन में आकर इस पुराने पलंग पर बैठकर शशि बाबू बहुत प्रसन्न हैं। इसी प्रसन्नता की आवश्यकता है दशरथ झा को। शशि बाबू कुछ ही साल पूर्व तक पूर्णिया जिला कचहरी में हेड की रानी थे। अब स्थायी रूप से गांव में ही रहते हैं। शशि बाबू का परिवार है बहुत बड़ा। 2 विधवा बहन, 3 पत्नी से 4 पुत्र और चारों पुत्रों के अपने अपने छोटे बड़े परिवार। आपसी बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। शशि बाबू जब तक जीवित हैं, बंटवारा असंभव है।
3 बार शादी करने के बाद भी शशि बाबू फिलहाल स्त्री विहीन है। तीसरी पत्नी 5 साल पूर्व ही स्वर्गवासिनी हुई है। अब शशि बाबू बूढ़े हो गए हैं, फिर भी परिवार का और रुपये पैसे का सारा हिसाब किताब वे ही रखते हैं। स्टील के संदूक की चाबी अभी भी अपने ही जनेऊ में बांध कर रखते हैं वो। आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? इसी प्रेम वाक्य से दशरथ ने अपनी बात शुरू की। शशि बाबू पॉकेट से पनबट्टी बाहर निकालकर पान जर्दा खा रहे थे। इस पनबट्टी के संदर्भ में मैं यहाँ कहना चाहूंगी कहानी के बीच में कि जो पान खाने के शौकीन होते थे, हैं अभी भी, अब शायद कम लोग बचे हों, वो अपने साथ पान और पान के पत्ते, चूना, कत्था, जर्दा और सुपारी और जो भी चीजें वो पान में मिलाकर खाते थे वो साथ लेकर चला करते थे, क्योंकि वो एक तरह से उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पे इच्छा होती थी पान खाने की, तो हर जगह शायद उपलब्ध ना हो तो वो साथ लेकर चलते थे। उसी पनबट्टी का जिक्र है यहाँ पर। पनबट्टी बंद कर पॉकेट में रखने के बाद वे बोले, मुझसे जो सहायता हो सकेगी मैं अवश्य करूंगा, लेकिन आप स्पष्ट बोलिए, आपको कितने रुपए चाहिए? कम से कम आपको कितने रुपए चाहिए ये तो बता दीजिए। दशरथ जहां मन ही मन हिसाब लगाते हैं। चंपा की शादी का हिसाब, शशि बाबू से कितने रुपए कर्ज मांगने चाहिए? 700? नहीं, 1000। दशरथ झा को अपनी बेटी की शादी किसी साधारण परिवार में करने के लिए भी कम से कम 2000 रुपया चाहिए। हिसाब जोड़ लेने के बाद दशरथ बोले, अच्छा पहले चाय पी लीजिए, रुपए पैसे की बात उसके बाद कहूंगा। मैं क्या कहूंगा? रामगंज वाली आपसे स्वयं गप करेगी। अब आपसे क्या छिपा है, आपसे कैसी शर्म, आप तो अपने ही लोग हैं। चंपा के लिए एक परम उपयुक्त लड़का दशरथ झा ने देखा हुआ है। लड़का के पिता से दशरथ झा की मित्रता है। भरतपुर गांव, सहरसा से 3 कोस उत्तर। लड़का सहरसा कॉलेज में बीए में पढ़ता है। रामगंज वाली शादी का सारा खर्चा मन ही मन जोड़ चुकी है। यदि 10 कट्ठा जमीन बेच दिया जाए तो 1500 रुपए तो मिल जाएंगे। 3 ठो असरफी मतलब सोने का एक बिस्किट जैसा, जिसे चलन कहते हैं, एक ठोस सोना जो गहने में ना ढाला गया हो। 3 ठो असरफी तो घर में ही पड़ा है। यदि शशि बाबू 500 का भी व्यवस्था कर दें तो हो जाएगा शादी। चाय और चीनी की पुड़िया माँ के पास रखकर चंपा बरामदे में खड़ी है। शाम होने में अब थोड़ी ही देर बची है। आज दोपहर में पानी बरसा था, मूसलाधार बारिश। आंगन में कीचड़, सड़क पर कीचड़। चंपा दुकान जाते वक्त फिसल कर गिर गई थी। माँ बोली, तुम साड़ी बदलकर केस बांध लो, जल्दी करो, शशि बाबू ज्यादा देर तक बैठे नहीं रहेंगे, केश बांध लो। अलगनी पर साड़ी रखी हुई है, वो पहन लो। चलो जल्दी करो, चलो। शशि बाबू को चाय और पान दे आओ। चंपा कुएं के पास चली गई, बाल्टी में पानी भर लिया। काफी देर तक हाथ पैर धोती रही। कोहनी में लगा हल्दी का दाग छुड़ाया, कनपटी के पास का मैल, भौं का मैल, लेकिन चंपा की देह में मैल कहीं नहीं है, मात्र मैल का भ्रम है उसके मन में। थोड़ी देर पहले दुकान के पास वो गिर गई थी तो अभिमन्यु चौधरी का भतीजा परीक्षित इतनी जोर से हंसा था, लाज के मारे रंग गई थी चंपा। लाज से, क्रोध से, अपमान से आरक्त हो गई थी वो। संदेह हुआ था उसे कि परीक्षित कोई अपशब्द भी बोला है, हालांकि परीक्षित मात्र हंसा ही था, बोला कुछ नहीं था। चंपा ऐसे ही इसी अल्प वयस में सतत मैल के भ्रम से, अपशब्द के संदेह से, अपमान के संदेह से व्यथित और चिंतित होती रहती है। हाथ पैर धो लेने के बाद लाल रंग की साड़ी और लाल ब्लाउज खोजने के लिए चंपा रसोई घर के ओसारे पर आ गई। माँ कहती है तो मुंह में पाउडर लगाकर, बाल सीट कर, लाल साड़ी पहनकर शशि बाबू के हाथ में चाय की प्याली देनी ही होगी। माँ जो कहे वो तो करना चाहिए ना। वही करती भी है चंपा, माँ की हर बात मानती है। इच्छा नहीं भी रहती है तो भी करती है, जैसे दुकान से उधार लाना, जैसे ललितेश के आंगन जाना, जैसे इस तरह का और भी बहुत सारा काम करने की इच्छा नहीं होती है चंपा को। चंपा उस कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहती है जिसमें पलंग पर बैठे हैं शशि बाबू और खुशामद मिन्नत की मुद्रा में एक ठुपीड़ी पर नीचे बैठे हैं चंपा के पिताजी दशरथ झा। चंपा को शर्म नहीं होती है, होती है ग्लानि, आत्मवेदना कि बाबूजी ऐसे क्यों हैं।
ऐसे दरिद्र और ऐसे क्षुद्र। बाबूजी पलंग पर क्यों नहीं बैठे हैं? कौन से स्वार्थ के कारण अभी शशि बाबू के लिए चाय बनाई जा रही है? माँ इतनी अस्त व्यस्त क्यों है? आप बैठे, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये कहकर दशरथ कमरे से बाहर बरामदे पर आ गए, लोटा हाथ में लिया और आंगन से बाहर चले गए। शशि बाबू द्रौपदी चीरहरण का कैलेंडर देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि दशरथ झा को रुपया दिया जाए या ना दिया जाए। विशेष संभावना तो इसी बात की है कि रुपया डूब जाएगा, लेकिन यदि रुपया नहीं दिया जाए तो चंपा की शादी कैसे होगी? और ये दशरथ चले कहाँ गए? वे कहते थे कि रामगंज वाली खुद हमसे बात करेगी, अब वो क्यों करेगी गप? तभी देखा आगे आगे रामगंज वाली एक हाथ में हलवे की तश्तरी और दूसरे हाथ में पानी का लोटा गिलास लिए, उसके पीछे छिपी सी लाल साड़ी और लाल ही ब्लाउज पहने काफी सच्चाई हुई अति लजबिजी सी चंपा। रामगंज वाली घूंघट नहीं डाले है, बड़ी बड़ी आंखों में सुंदरता तो अवश्य है, लेकिन स्त्री सुलभ लज्जा नहीं है। लज्जा स्त्री आंख की आंतरिक ज्योति है। रामगंज वाली की आंखें जैसे पत्थर से बनाई गई हों, सुंदर किंतु जिसमें कोई आकर्षण शक्ति नहीं है। चंपा के हाथ से चाय की प्याली लेते वक्त शशि बाबू ने अनुभव किया कि चंपा का हाथ थरथरा रहा है, कि चंपा का अंग अंग कांप रहा है। समूचा ललाट पसीने से भीगा, दोनों आंखें जैसे आंसू से झिलमिलाती हुई। शशि बाबू अनुभव किए, यदि क्षण भर भी चंपा यहाँ खड़ी रहे तो इसी जगह तिलमिलाकर गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी। माँ की किसी नई आज्ञा की प्रतीक्षा चंपा ने नहीं की। चाय की प्याली शशि बाबू के हाथ में देने के बाद चंपा माँ की तरफ उपेक्षा की तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए चुपचाप कमरे से बाहर हो गई। आंगन में एक क्षण खड़ी रही और आंगन से बाहर होकर अपनी सहेली अन्नपूर्णा के आंगन की तरफ चली गई। चंपा जब काफी दुख में डूबी होती है तो चुपचाप अन्नपूर्णा के घर में जाकर सो जाती है। दशरथ रुपये के विषय में कुछ नहीं बोले, कितने रुपए चाहिए और क्या क्या चाहिए और क्या क्या, सो तो आप लोग ही कहेंगे। शशि बाबू ने चंपा के तीव्र पलायन से थोड़ा अप्रतिभ और थोड़ा निश्चिंत होते हुए समीप में खड़ी रामगंज वाली से पूछा, दशरथ कहाँ है? रामगंज वाली बोली, वो तो बथान की तरफ गए हैं। बथान वो जगह होती है जहाँ पालतू पशुओं की देखभाल की जाती है, उन्हें बांधा जाता है, खाना पीना दिया जाता है। वो तो बथान की तरफ गए हैं, आते ही होंगे, लेकिन उनके रहने से क्या और उनके ना रहने से क्या? आपसे का बात कहते हुए शर्म थोड़े होती है। वे नहीं कहेंगे, मैं ही कहूंगी। चंपा मेरी बेटी है, मैं चंपा की माँ हूं। बेटी पर मात्र माँ का ही अधिकार रहता है, पिता का कोई अधिकार नहीं। माँ अपनी बेटी के लिए प्राण देती है, मैं भी देती हूँ, इसलिए मैं ही बात करूंगी आपसे। रामगंज वाली के इस निर्द्वंद्व, ओजस्वी और स्पष्ट भाषण से शशि बाबू मन ही मन सशंकित होते हैं। ये क्या कहना चाहती है दशरथ की स्त्री? शशि बाबू थोड़ा संभल कर बैठते हैं और पीठ तले तकिया रख लेते हैं। दशरथ चले क्यों गए और ये चंपा क्यों भाग गई? और क्यों रामगंज वाली इतनी निकटता से इतनी भूमिका बांध कर गप कर रही है? शशि बाबू गांव के नहीं हैं, सब दिन शहर बाजार में ही रहे। शहर के आदमी हैं शशि बाबू, नौकरी छोड़कर अब अस्थायी रूप से गांव आए हैं। गांव के रीति रिवाज, गांव की राजनीति, गांव के लोगों के आचार, भाषा और व्यवहार जाना हुआ नहीं है। इसीलिए रामगंज वाली की भूमिका को जानने की उचित क्षमता शशि बाबू की नहीं है। शशि बाबू पान का बीड़ा उठाए, जर्दे की डिबिया खोले, असली बात सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। रामगंज वाली एक बार आंगन से हो आई, चंपा कहाँ गई? किसी पड़ोस के आंगन में कोई स्त्री अगल बगल खड़ी तो नहीं है? ये सब पक्का करके रामगंज वाली लौटकर फिर से कमरे में आई। अब मुझको देर हो रही है, दशरथ कहाँ है? शशि बाबू ने प्रश्न किया। रामगंज वाली मुस्कुराई, बोली, चंपा की शादी में तो कुछ नहीं तो 2-2.25 लगेंगे। हम लोगों के पास मात्र 1 बीघा 10 कट्ठा खेत है और एक भैंस है।
यदि 10 कट्ठा खेत बेचूं तो मिलेंगे 500 रुपए। शशि बाबू ने बीच में ही टोका, भैंस काहे बेचिएगा और खेत काहे बेचिएगा और बेच लीजिएगा तो जीवन कैसे चलेगा? रामगंज वाली संभवतः यही प्रश्न सुनना चाहती थी, तो ये प्रश्न सुनकर हंसी। जैसे किसी सुखांत नाटक की नायिका अभिनेत्री हंसती है, उसी तृप्त मुद्रा में हंसकर रामगंज वाली बोली, आपने ठीक कहा, जब ये सब बेटी की शादी में बेच लूंगी तो जीवन नहीं चलेगा। अपनी ही लात अपने ही पेट पर मारना उचित नहीं, इतना तो मैं भी जानती हूँ। इसीलिए हम लोग अर्थात मेरा मालिक, मैं और मेरी बेटी चंपा आपकी शरण में आए हुए हैं। आप ही, मात्र आप ही हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं। आप ही हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं। रामगंज वाली के मुंह से ये गप सुनकर शशि बाबू विरक्त हो गए। गुस्सा हुआ कि हम क्यों यहाँ समय नष्ट कर रहे हैं। कल परसों से ही दशरथ झा 1000 बार इस वाक्य की आवृत्ति कर रहे हैं कि शशि बाबू उनका और उनके परिवार का उद्धार कर सकते हैं, जबकि उद्धार करने हेतु नहीं, एक दूसरे स्वार्थ से शशि बाबू इस समय असमय ऐसे एकांत में दशरथ झा के आंगन आए हुए हैं। शशि बाबू योजना बनाकर कोई काम करते हैं। जीवन रूपी शतरंज कैसे खेला जाए, कैसे जीवित मनुष्य को लकड़ी का प्यादा किंवा लकड़ी का हाथी घोड़ा बनाया जाए, ये मर्म जाना हुआ है उसका। शशि बाबू का घरडी का स्थान बहुत कम। घरडी, यहाँ घरडी का अर्थ है वो जमीन का वो टुकड़ा जिस पर बसते हैं, घर जिस पे घर बनाते हैं, उसे डी या घरडी कहते हैं। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि शशि बाबू का जो घरडी है, जहां उनका घर है, वो जगह छोटी है। शशि बाबू का घरडी का स्थान बहुत कम और परिवार बहुत बड़ा। और दशरथ झा का आंगन शशि बाबू के दीवार से सटा ही है पश्चिम की तरफ। यदि दशरथ झा अपने आंगन के पूरब के हिस्से से 12 धूर जमीन शशि बाबू को बेच दें और उसके मूल्य रूप में चंपा की शादी में 1200 रुपए देने में शशि बाबू को कोई कष्ट नहीं होगा। शशि बाबू उद्धार करने नहीं, 12 धूर घरडी खरीदने के लिए दशरथ झा के आंगन में आए हुए हैं। अस्तु, रामगंज वाली की गप से उनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई। वो विरक्त हुए कि रामगंज वाली मूल कथा पर नहीं, भूमिका पर ही इतना समय नष्ट कर रही है। लोग मुफ्त में संदेह करेंगे कि शशि बाबू क्यों पड़ोसी के आंगन में इतनी देर तक एकांत कमरे में बैठे हैं। काफी देर बाद अपने मन को स्थिर करके किंचित गंभीर मुद्रा बनाकर थोड़ी हथप्रभ जैसी रामगंज वाली बोली, मैं खेत नहीं बेचूंगी, घरडी नहीं बेचूंगी, भैंस भी नहीं बेच सकती हूँ। मुझे एक चंपाई नहीं है और भी संतानें हैं। उन लोगों के मुंह में जाबी तो नहीं लगाई जा सकती। शशि बाबू पूछे, घरडी नहीं बेचिएगा तो क्या कीजिएगा? कितना रुपया लीजिएगा हमसे? रामगंज वाली ने उत्तर दिया, आपसे ज्यादा नहीं, 1500 रुपया हम लोग लेंगे। 1500 रुपया नगद और अपने मन से चंपा को जो गहना कपड़ा साड़ी जो दीजिएगा आप सो अपने मन से। आप जैसे धनी, समझदार और विद्वान लोग के साथ चंपा जीवन भर सुखी रहेगी, जीवन भर आनंद करेगी। आप ही हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं। शशि बाबू अब इस बात का असली अर्थ समझ गए। इसी कारण से इतनी भूमिका बांधी जा रही थी कि शशि बाबू स्वयं चंपा से शादी करें। ये दशरथ झा और रामगंज वाली का उद्देश्य है। ये योजना स्वयं रामगंज वाली ने बनाई है। यदि 60 साल का सुंदर, स्वस्थ, पराक्रमी वृद्ध शशि बाबू 13 साल की आत्ममुग्ध, लज्जामयी, स्पर्शहीन नवीन चंपाकली से शादी करें तो शशि बाबू के संपूर्ण राजकाज, संपूर्ण धन संपत्ति पर रामगंज वाली का और दशरथ का पंजीकृत अधिकार अर्थात एकाधिकार हो जाएगा और महारानी जैसी वृद्ध शशि बाबू के संसार में पटरानी सी राज करेगी मेरी चंपाकली। चाय देते वक्त चंपा आई थी। शशि बाबू को अवश्य ही पसंद आई थी। मेरी बेटी, मेरी प्यारी सुकुमारी बेटी, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा सरल निश्चल स्वभाव, ऐसा बुद्धि विचार गांव में किसी भी दूसरी बेटी का नहीं है। एक बार अपने दालान पर अपनी मित्र मंडली के समक्ष परिहास अवश्य किया था। शशि बाबू ने कहा था, मन होता है कि फिर एक शादी कर लूं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विनोद ही था, सत्य नहीं।
62 साल की इस विचित्र उम्र में शादी करने की कोई आकांक्षा शशि बाबू नहीं रखते हैं। मुक्त हृदय हैं वे, अब किसी जाल जंजाल में नहीं पड़ेंगे। सो वो पलंग से नीचे उतरकर धरती पर खड़े होते शशि बाबू कठिन स्वर में बोले, आपकी बात मैंने सुनी। दशरथ झा से कह दीजिएगा कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। बहुत नहीं, चंपा मेरी बेटी कल्याणी से 22 साल छोटी है और मेरी बेटी की बेटी मुन्नी से 4 साल छोटी है। मैं चंपा से कितने साल बड़ा हूं? आपके पतिदेव दशरथ झा हमसे कितने साल छोटे हैं रामगंज वाली? और आपके मन में ऐसा विचार आया कैसे? रामगंज वाली ने परम विषाक्त और परम विरक्त दृष्टि से एक बार शशि बाबू की तरफ देखा। शशि बाबू आतंकित हो गए, जैसे उनके सामने कोई स्त्री, कोई रामगंज वाली बहू नहीं खड़ी हो, जैसे उनके सामने फन काढ़े कोई विषधर खड़ा हो, कोई भयावह विषधर। रामगंज वाली ने शशि बाबू को कोई उत्तर नहीं दिया, कोई वाक्य नहीं, कोई शब्द नहीं। विषधर का उत्तर होता है उसका विष, उसका विषदंत। लेकिन विधि का ये कैसा विधान है? इस सामाजिक घटना में शशि बाबू विषधर नहीं है, विषधर है चंपा की मां रामगंज वाली। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में राजकमल चौधरी की लिखी हुई कहानी एक चंपाकली एक विषधर। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।